मेरे लिए ये एक बहुत ही ऐसा मौका है जिसको मैं बहुत लंबे समय तक जीवन भर लगभग याद रखूँगी और उसे सेलिब्रेट करूँगी। क्योंकि यहाँ जो लोग भी, जितने लोग भी बैठे हैं, वैसे तो सब लोग किसी न किसी रूप में क्रिएटिव होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि शब्दों की क्रिएटिविटी, हम के लोग यहाँ बैठे हैं और एक तरह से शब्द साधना सब लोग कर रहे हैं। वही शब्द जो हमें मनुष्य को, एक किसी को भी मनुष्य बनाते हैं। तो मैं आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, साधकों को, और अपनी बात शुरू करती हूँ। कम ही समय है हम लोगों के पास। ये है वो किताब जिसके बारे में कह रहे थे, निमित्त नहीं, महाभारत की स्त्रियों की गाथा। इसमें बहुत सारी स्त्रियों पर कविताएं हैं, लेकिन आज मैं महाभारत वाली कविताएं नहीं सुना। अगर कहेंगे तो एक आध सुना दूँगी, लेकिन आज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को एक ऐसे आर्टिस्ट की के बारे में कविता जिसको इतने शारीरिक कष्ट थे कि कोई साधारण स्त्री तो उसको झेल ही ना पाती। मैं फ्रीडा कालो की बात कर रही हूँ। हम सब जानते हैं कि उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पोलियो से लेकर के एक्सीडेंट हो गया और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। उसके बावजूद मेरा सौभाग्य रहा कि मैक्सिको में मैंने उनका वो देखा घर, और वहाँ उनकी म्यूज़ियम देखा, उनकी पेंटिंग्स देखने का मुझे मौका मिला। उनका किचन, जहाँ सुना है कि वो खाना भी बनाया करते हैं तो नहीं लड़ेंगी तो करेंगी कहीं, तो जैसे गोया ये नहीं लड़ते। तो ये फ्रीडा कालो की पेंटिंग के बहाने कुछ कविताएं और उनसे कुछ बातचीत। पहली कविता है, नाल नाभि से नहीं, उनकी कोई संतान हो नहीं सकती, वो गर्भ धारण ही नहीं कर सकती थी, जितने उनके बहुत सारे ऑपरेशंस वगैरह हुए उसकी वजह से। नाल नाभि से नहीं, उंगलियों से फूटा, यानी उंगलियों से उन्हें शी क्रिएटेड विद हर फिंगर्स। मेरे जन्म के सालों पहले तुमने लेटे लेटे एक दुनिया देखी, चाहा कि तुम्हारी नाभि से भी एक नाल फूटे जिसके सिरे पर एक फूल। तुमने स्त्री देह की संरचना उकेरी गर्भ गुफा। उनकी पेंटिंग्स कई सारे वो मिल जाते हैं हम लोगों को इंटरनेट पर, आप लोग देखिएगा। तुमने स्त्री देह की संरचना उकेरी गर्भ गुफा, जिसके द्वार बंद थे सदा के लिए, जो जाकर खुले भी तो आँखों में, जहाँ से एक नदी उमड़ी 12 मास। निकले उससे कुछ पक्षी, तितलियाँ और फूल। घर का वह कोना कानन बन गया जिसमें तुम विचरा करती कल्पना के बीज बोते, आकांक्षाओं के फूल चलते। फ्रीडा, आज भी तुम कैद हो उसी कैसल में जिसके द्वार पर तुम्हारी मृत इच्छाओं की कालिक होती एक विशाल चिमनी, एक चिमनी के द्वार, जहाँ तुम्हारी मृत इच्छाओं की कालिक होती एक विशाल चिमनी। दूसरी कविता है, लौह पिंजर में उन्मुक्त एक आत्मा। पोलियो से लौह पिंजर तक की यात्रा के साक्षी रहे वे कागज, कलम, ब्रश, रंग और फ्रेम। लेटे लेटे जाने कितनी दुखी दुनिया देख डाली उस स्त्री ने, और जितनी बार खड़ी हुई उतनी बार उसने एक नई, मजबूत और सुंदर दुनिया रची। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए। मुझे उसके ब्लाउज, कमीज और गाउन की वो कढ़ाइयाँ हमेशा दिलकश लगी, जो उसकी गर्दन को सुराहीदार बना उरोजों को दिलफरेब ढंग से उभार दी। उसने घाघरा पहना या स्कर्ट नुमा, लंबे स्कर्ट नुमा कोई कपड़ा, जिससे उसके पाँवों का विकार छिपा है, और देखने वाले की नज़र
उसकी पतली कमर से होती हुई उन्नत उरोजों पर जाए। बला का आत्मविश्वास था उस स्त्री में, बला का आत्मविश्वास था उस स्त्री में, जिसकी भौहें बीच से यूं जुड़ी थी कि उसकी किंचित छोटी आंखें कमान के नीचे सुरक्षित मालूम देती। उन आंखों के भाव हर बार जुदा है, उन आंखों के भाव हर बार जुदा ही दिखे। शायद ही कभी उनमें खुलकर हंसी की चमक दिखी। हाँ, एक चुनौती का भाव सतत रहा उनका, कुछ पीड़ा, कुछ उसे नकारने का भाव, कुछ क्रोध, जाने नियति पर या उन पर जो उस पर दया करना था। तीसरी कविता है मजबूत रीढ़ वाली मेरी पूर्वजा तुम, फ्रीडा। मजबूत रीढ़ वाली मेरी पूर्वजा तुम, फ्रीडा। फ्रीडा को उसके स्वरचित पोर्ट्रेटों में देखना एक फड़फड़ा कर उड़ने को व्याकुल पक्षी को देखने जैसा। उसे जानना माने एक युग से गुजरना। एक बड़े महलनुमा घर में जिसकी सीढ़ियाँ जाने कैसे चढ़ी होगी उसने उन तमाम सालों में, बैसाखियों ने उसकी कांखों को घायल तो किया हो। मुझे विश्वास है हत्थे वाली कुर्सी पर बैठ सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते उसने खुद को कभी राजकुमारी न समझा, और उसका मन वायु की गति से उतर हरियाली में कुछ देर बैठा रहा होगा और सामने की पहाड़ियों को ताक उसने धूप का अंदाज कर लिया। फ्रीडा, मुझे अब भी तुम्हारे बगीचे से फूलों की खुशबू और तुम्हारी रसोई से सब्जियों की महक आ रही। फ्रीडा, एक बार मैं तुम्हारी पसलियों को सहलाना चाहता हूँ। उसके पीछे लोहे का एक डंडा पड़ा रहता था पीछे। मैं एक बार तुम्हारी पसलियों को सहलाना चाहती हूँ जिसके पीछे की रीढ़ को सहारा देती लोहे की छड़ है। सुनो सुनो, तुम्हारा वह स्वचित्र, ऐसा चित्र उन्होंने खुद बनाया, तुम्हारा वह स्वचित्र मेरी रीढ़ को झुकने नहीं देता। तुम्हारा वह स्वचित्र मेरी रीढ़ को झुकने नहीं देता कभी भी, कहीं। और एक छोटी सी चौथी कविता जो आगे पूरी थी। एक सपने की तरह था वो चित्र। चित्र में उड़ते कबूतर थे और आलमा। चित्र में खड़ी थी फ्रीडा। चित्र में उड़ते कबूतर थे और कार्ल मार्क्स। चित्र में खड़ी थी फ्रीडा, अपने ही बूते, स्वतंत्र, स्वच्छंद। लगता था मानो मार्क्स ने खुद उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। बैसाखियाँ भी उड़ रही थी कबूतरों की तरह ही। सच, कुछ आस्थाओं में इतना होता है। उस पेंटिंग में लिखा हुआ है बेटा, अंग्रेजी आमतौर से नहीं लिखती थी, स्पेनिश में लिखती थी, लेकिन उस पेंटिंग पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है मार्क्सिज्म गिव्स स्ट्रेंथ टू द To the crypt. It's written on the painting itself. He was a member of Mexican Communist Party. He was a devoted Marxist. He was a great admirer of Marx, Lenin, Stalin, everyone. So उनका जो आइडियोलॉजिकल रुझान था वो भी पेंटिंग्स में आता है। कई बार यार बहुत सारी पेंटिंग्स में। जैसा सुमन ने अपनी कविता में कहा कि उनकी आस्था मार्क्सिज्म में थी, वो तो आस्था की हो सकती है, बट सो फार एज फ्रीडा इज कंसर्न, मार्क्सिज्म गिव्स स्ट्रेंथ टू कविता। तो ये चित्र देख के, ये सारी कविताएं चित्र देख के ही बनी हैं। ये उनके उसमें म्यूजियम में मैं कई घंटे रही, कई बारी ऊपर नीचे किया मैंने, और कई बारी एक ही चित्र को कई बारी लौट के देखा ताकि हर बारी आऊँ तो कुछ नया देखूँ, और जाना तो एक ही बारी हुआ था। तो फिर से मैं पढ़ती हूँ इस कविता को। एक सपने की तरह था वह चित्र। चित्र में उड़ते कबूतर थे और थे कार्ल मार्क्स। चित्र में खड़ी थी फ्रीडा। वैसे वो बिल्कुल खड़ी नहीं हो सकती, बिल्कुल आवश्यक नहीं। चित्र में खड़ी थी फ्रीडा, अपने ही बूते, स्वतंत्र, स्वच्छंद।
लगता था मानो खुद मार्क्स ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। बैसाखियाँ उड़ रही थी कबूतरों की तरह। सच, कुछ आस्थाओं में कितना बल होता है। तुम उड़ती ही रही, स्वच्छंद निर्भीक ताउम्र, ओ सखी फ्रीडम। मैंने आज ही पढ़ा। और अगर आप टाइम हो तो मैं एक कविता पढ़ सकती हूँ, नहीं तो फिर बिल्कुल प्लीज। तो जो कविता खुल जाए उसी को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये कविता खुली है माद्री। माद्री पांडु की दूसरी पत्नी, कुंती की सौत और नकुल सहदेव की माँ। और वही जब उनकी शादी जब हुई पांडु के संग, तो माद्री के पिता ने बहुत सारा धन मांगा था, क्योंकि मना तो कर नहीं सकते थे भीष्म को कि हम अब तुम्हारे उससे शादी नहीं करेंगे। भैया कौन भीष्म को मना करे, उठा कर ही ले जाते। पहले उठा चुके थे ना काशीराज की 3 कन्याएं, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, तो सब डरते थे। तो कितने बलशाली थे। तो चलिए, एक कविता जो खुल गई है माद्री, वो मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। और इसका शीर्षक है माद्री के प्रश्न। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने रति की पांडु के संग, और उसमें उनकी डेथ हो गई। पांडु की बहुत नाराज़गी थी कुंती के मन में, लेकिन कुंती ने कहा कि मैं बड़ी पत्नी हूँ तो मैं जाके इनके साथ सती हो जाती हूँ। तो माद्री ने कहा कि नहीं, एक तो गलती मेरी, और दूसरी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि इन सबको 5 को एक जैसे ढंग से एक बराबर मतलब उससे पाल लूँ। मेरे अंदर कहीं ना कहीं दुभात आ जाएगा, मुझे अपने बच्चे ज़्यादा अच्छे लगेंगे तुम्हारे बच्चों से, तो बेहतर है कि तुम ही रहो इनके साथ, मैं जाऊँ। तो अब वो लेटी हुई है सती होने के लिए पांडु के साथ। अग्नि की ज्वाला उस ज्वाला से कम ही थी जिससे जली माद्री आजीवन। अग्नि की ज्वाला उस ज्वाला से कम ही थी जिससे जली माद्री आजीवन। कितना अच्छा, कितना पावन। पिता ने धन स्वर्ण के लिए ब्याह दिया माद्री को पांडु संग। क्या पिता जानते न थे पांडु का वो, या जानते हुए भी अनजान बने रहे भीष्म के साथ? बेटी को नहीं, अपने प्राणों को बचाया था पिता ने, और झोली फैला दी थी उनके संग। पति संग चिता पर लेटी माद्री, अग्नि की लहरों से धो रही है सारी ज्वालाएं। पति संग चिता पर लेटी माद्री, अग्नि की लहरों से धो रही है सारी ज्वालाएं। हमारे लिए प्रश्नों को जन्म दे।